Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, पाकिस्तान में तकरीबन 8-9 मंथ्स से जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमें जुडिशरी का नज़र आ रहा है। और वो रोल जुडिशरी का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सियासतदान जानबूझकर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। जो एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट है, उसने अपना रोल अदा करना छोड़ दिया है। किसी हद तक ये उनको सूट करता है कि इसी आइनी तशरीहात में और कानूनी बहरान से मुल्क गुजरता रहे, और किसी हद तक हम लोगों की भी इस चीज़ की कम इल्मी है कि हमें ये मालूम नहीं है कि कहाँ पे किसकी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है और कहाँ पे किसको हक बनता है कि वो इंटरफेयर करे और कहाँ पे ना करे। मैं इसको कम इल्मी इसलिए कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में और चीज़ों के बारे में कि कौन सी बात पूछने का उनको हक है, वो टैक्स पेयर्स हैं तो वो अपने MPs MNs से क्या क्या पूछ सकते हैं, वो उनका राइट है। क्योंकि हम इन चीज़ों में कभी डिबेट्स में पढ़े नहीं हैं, तो मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, इस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। और गो कि हम इस वक्त एक बहरान से गुजर रहे हैं, इट्स अ पॉलिटिकल केओस, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न कि कहाँ पे क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। मैंने आज के डिस्कशन के इस सेशन के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अहमद पंसूटा को इंगेज किया है। आप इनको देखते रहते हैं पॉलिटिकल डिबेट्स में भी, और लीगल एंगल तो ऑफ कोर्स इनकी एक्सपर्टीज़ है। बहुत सारे केसेस में भी ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आजकल लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। इनसे कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो आजकल में हुई हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि उसका लीगल एंगल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने असम्बलीज तहलील करने की समरी पे साइन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? क्या इलेक्शन कमीशन इनकार कर सकता है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकता? क्या जुडिशरी को सुओ मोटो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? और एक आम जो शहरी है उसका जो बेनिफिट है, असल में जो उसका हक है जुडिशल सिस्टम तक एक्सेस का, उसको वो नहीं मिल रहा, बल्कि पॉलिटिशियंस और एलिट्स ने एक तरीके से ये सारा सिस्टम इस वक्त हैक किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है इन अदर वर्ड्स। तो आइए अहमद से जानते हैं कि इस सारी सिचुएशन की लीगल हैसियत क्या है। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप काफी बिजी होते हैं केसेस में भी और टीवी पे भी, तो फिर भी आपने टाइम निकाला, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। ये बताइए कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस इस तरह के आजकल अराइज हो रहे हैं जिसका सारा एंगल ही लॉ बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं यूपी की और पंजाब की, और पंजाब के गवर्नर ने उस समरी पे साइन नहीं किए, इज दैट लीगल? क्या वो ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, उसकी समरी मूव होती है, तो द गवर्नर हैज टू ऑप्शंस। आइदर ही साइंस इट विद इन 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स का टाइम गुजर जाए तो फिर वो ऑटोमेटिक फ्लक्स ऑफ टाइम वो समरी डिसॉल्व एज एन असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है। सो यस, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। ही वेटेड फॉर इट टू हैपन एंड देन इवेंचुअली वो अपनी टाइम से ही वो जो असेंबली है वो डिसॉल्व सफर हो गई। व्हाट कुड बी द रीजन कि एक गवर्नर कहता है कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा? देखिए, उसमें इस वक्त बेतहाशा रीजन है, तो इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल बैटल एट द मोमेंट। एंड एज यू जस्ट सेड इन योर इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान पिछले 50-60 साल से ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि आपकी सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं वो पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स दे गो हैंड इन हैंड। दुनिया में मेरा तो एक बुनियादी एतराज है कि पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे आर द वंस हु इंटरप्रेट लॉ, दे आर द वंस हु इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड अदालतों तक बात जाती ही नहीं है। बट पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली, वी लिव इन अ कंट्री जिसमें इवेंचुअली बात जो है वो अदालतों में जाती है। और प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव का रोल भी अदालतें ही परफॉर्म कर रही हैं कि जी आइन की तशरीह कर दें, ये 63A की तशरीह कर दें, ये अब हमें बताएं असेंबली डिसॉल्व कैसे होगी, हमने साइन कहाँ पे करने हैं, हम सुबह MNA हैं नहीं है। सो ऑल दीज बेसिक क्वेश्चन, सो खुद पार्लियामेंट ने सारी की सारी पावर्स जो हैं वो जाकर जुडिशरी को और मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उनको पकड़ा दिए। विच इज वाई वी हैव दीज डिबैकल्स एवरी डे कि जी 105 क्या कहता है, 224 क्या कहता है, इलेक्शन किसने करवाना है। और जिस तरह भी आपका जो सवाल है जो इसकी लीगैलिटी पे, गवर्नर इन द आइडियल सर्कमस्टांसेस वुड हैव साइंड दैट। लेकिन चूंकि उसने साइन इसलिए नहीं किया, अगर वो साइन करके प्रूव करता तो साथ ही उसको इलेक्शन डेट देनी पड़नी थी, एंड ही कुड नॉट हैव कम आउट ऑफ दैट। और जिसके ऊपर इवेंचुअली हमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है। और जी, Political reason behind it. देर इज अ पॉलिटिकल रीजन है जी, बिकॉज आप अगर देखें
तो वहां पर वंस अगेन एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट आ जाएगा। वफाक का नुमाइंदा है गवर्नर, और गवर्नर जो है वो बेसिकली वफाक की अलामत है प्रोविंस में। लेकिन चूंकि वफाक में हुकूमत एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की है, तो जो उनका अपॉइंटेड नुमाइंदा है, he owes more allegiance to the federal government than the constitution itself। अब अगर आप गौर से देखें तो गवर्नर का तो काम है कि जो आइन की तशरीह है, जो आइन के अंदर जिसको हम कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन है, ये जो पढ़ के आइन की समझ आती है उसको इम्प्लीमेंट करे। बट ही इज बीइंग मोर लॉयल टू द फेडरल गवर्नमेंट। सो वो एक फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के सामने आ रहा है। बल्कि अगर आप गवर्नर केपीके की एक पिछले दिनों की स्टेटमेंट देखें, तो आई वाज वाचिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम भी तो एक सियासी वर्कर हैं। He accepted it They open don't और realize कि जो अपने गवर्नर रोल का से ज्यादा ओहदा उन्होंने है वो एक अपनी सियासी वर्कर का ओहदा नहीं है। एग्जैक्टली या यही सेड दैट एट द डे हम भी एक सियासी वर्कर हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइन एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, वो थिंकिंग हेड्स थे जिन्होंने इकट्ठे बैठ के इसको डॉक्यूमेंट किया है, आम लोग तो नहीं थे ऑफ कोर्स, वो सारे लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। उसके बाद जब हम कहते हैं कि जी फलां मामले में आईनी तशरीहात दोबारा करनी पड़ेंगी, इसकी प्रेसिडेंस नहीं है, फिर वो मामला जाता है जुडिशरी के पास, फिर जुडिशरी में उस पर बहस होती है। क्या आइन में इतने लूप होल्स मौजूद हैं कि हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं? वो एक बड़ा मशहूर आई थिंक अनवर मकसूद साहब की है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन को शानो मरंदा शौक भी सी, कि कुछ जुल्म जो है वो दोनों तरफ से है। ओके। अदालतों को भी अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत शौक है एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में डील करने का, हर मामले को डील करने का। वी आर वेरी लकी कि दैट वी हैव गॉट अ वेरी गुड जुडिशरी एट द मोमेंट, जिसमें वो इंटरफेरेंस नहीं है। बट अगर आप साबका अदवार के सारे फैसले उठाएं, तो आलू टमाटर के रेट से लेके किसने गाड़ी पे कितने बजे निकलना है, बस सिर्फ एक चीज रह गई थी कि किसने किससे शादी करनी है, वो नहीं बताया उन्होंने। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज प्रीटी मच क्लियर ऑन द टेबल कि ये सब कुछ आप ऐसे करेंगे। अब जब ऐसे मुल्क में एग्जीक्यूटिव खुद अपनी पावर को काट के, और उसका माइंड यू सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपके सियासतदान ट्रूली रिप्रेजेंट ही नहीं करते पब्लिक को। सारी की सारी पार्लियामेंट इन द पास्ट एक्सेप्ट वन और टू भुट्टो साहब की पार्लियामेंट के अलावा सारी की सारी असेंबलीज जो हैं वो एक टेलर मेड असेंबलीज थी। तो उनकी एलिजियंस, जैसे मैं वर्ड पहले इस्तेमाल कर रहा था, या उनकी लॉयल्टी जो थी वो उस किसी एक इदारे के साथ थी, या किसी ऐसे स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ थी जिसने उनको क्रिएट किया था। तो उनको तो अवाम में जाने का वो जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंस या उसका पता ही नहीं था। अच्छा, उससे इवेंचुअली क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज, तो देन यू लुक फॉर आंसर्स। और आंसर्स आपको मिलते हैं या तो आप लेफ्ट राइट से पूछते हैं, या आप आइन की वो तशरीह करने की कोशिश करते हैं जो आइन के अंदर मौजूद नहीं है, और इट यू आर बाउंड टू गो रॉन्ग। एंड व्हेन यू गो रॉन्ग, आप अदालतों का रुख करते हैं। अब अदालतों ने ऐसी ऐसी अजीब इंटरप्रिटेशन की, मसलन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का फैसला कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आइन को बेशक बदल लें, बेशक चेंज कर लें, बेशक ये कर लें, लॉ ऑफ नेसेसिटी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 2008 से पहले की जुडिशरी ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, शायद सियासतदानों ने, आर्मी ने, किसी ने भी नहीं पहुंचाया। क्योंकि उन्होंने वो तमाम तशरीहात की जिसका ना आइन में कोई जिक्र था, ना ही किसी किताब में जिक्र मिलता है, ना ही किसी दुनिया की नजीर में जिक्र मिलता है। एंड वी केम अप विद द मोस्ट एब्सर्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान मिलिट्री regimes जो है परपेचुएट हुई, मार्शल लॉज परपेचुएट हुए। फिर एट टाइम्स मार्शल लॉज नहीं भी थे तो उनको परपेचुएट नहीं कर सकते। मतलब आप छोटी सी एग्जांपल है ये 90 डेज की जो डेट वाला फैसला है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑथर्ड बाय जस्टिस जवाद हसन, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। आई थिंक उसने ही मेड श्योर कि वो ही अबाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये कितना मुश्किल काम था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है और गवर्नर साहब को ये बात नहीं पता। मतलब इट इज रिटन ऑल ओवर Which brings me the to another constitution। question कि जिस मुल्क में जुडिशरी भी कह रही हो कि हम नहीं सपोर्ट कर सकते इस वक्त इलेक्शंस की डेट के लिए, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कह रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कह रही हो, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा हो कि मैं रेडी नहीं हूं। ये इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है डिफाइंड इन द लॉ,
अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? इसकी इसकी लॉफुल साइड क्या है? जब कासिम सूरी वाली रूलिंग थी उसमें इन्होंने कहा हमें 7 मंथ्स चाहिए, जो कि नवंबर में 7 मंथ्स भी पूरे हो चुके हैं। अभी अगेन दे आर सेइंग, कभी सेंसस की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। तो एक इदारा अपना काम नहीं कर रहा, बाकी वो ट्रायल कोर्ट भी बना हुआ है, बाकी वो सब कुछ कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस लीगली? मैं तो जी एक्चुअली आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी सेंसिटिव, आई वुड से इंस्टीट्यूशन। उनको तो कुछ भी कहें तो नाराज हो जाते हैं, बट मैं तो उनको बहुत देर से सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूँ। और मैं तो रिसेंटली उनके आगे केस भी आर्ग्यू किया। आई वाज रिप्रेजेंटिंग चौधरी परवेज इलाही साहब एंड आई वाज वेरी वेरी अपसेट एट द वे एंटायर प्रोसीडिंग्स वर टेकिंग प्लेस देयर। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हर वो काम कर रहा है जो आईनी तौर पर करने का मजाज या पाबंद नहीं है, और हर वो काम नहीं कर रहा जो वो आईनी तौर पर उनकी बंदिश है। आर्टिकल 218 जिसके तहत ये ऑपरेट करते हैं, दे शैल कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब ये कैसे कह सकते हैं एक इदारा जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम, जिसका सारा साल काम ये है कि उन्होंने इलेक्शंस की तैयारियां करनी है। एंड देयर इज आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो बाय इलेक्शंस करवा सकते हैं 50-60, लेकिन जनरल इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और बाय इलेक्शंस अगर 5 दफा भी हों इस अरसे में तो वो करवा लेंगे, लेकिन वो नहीं करवाते। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट what the Election Commission of Pakistan is wanting to do. And similarly, आइन में उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। बल्कि आइन में तो अगर कोई भी इदारा, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, अगर अपने रोल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या ये कहते हैं कि हम ये करने के मजाज नहीं है, तो मेरे नजदीक तो ये आइन से बगावत है, आइन से गद्दारी है। मैं जरा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं बहुत जल्दी आर्टिकल 6 पे नहीं भागता, लेकिन एट द सेम टाइम आई आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देन व्हाट एल्स आर यू देयर फॉर। आप ट्रायल भी कर लेंगे, आप खान साहब के ऊपर जजमेंट्स भी हर तरह की दे देंगे, एंड सिमिलरली अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, लेकिन जो आपका रियल काम है इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाकर असल जो इलेक्टरेट है, जो उनकी उमंगों के ऊपर लोग उतरे, उनकी रिप्रेजेंटेशन देना, उसमें आप कासिर हैं। और अगर आप आइन का प्रीफेस पढ़े, आइन का दिबाचा पढ़े, जिससे साथ कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये खुदा ताला की ताकत है जो अवाम एक्सरसाइज करती है, बिकॉज वो ताकत का सरचश्मा है। और उस ताकत के सरचश्मे से नुमाइंदगान आते हैं जो कि 342 या 343 होते हैं, और वो फिर आके यहाँ फैसले करते हैं। अब वो 342 और 43 लोग जो हैं, वो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि वो जो अवाम की रिप्रेजेंटेशन है, ट्रू विल ऑफ द पीपल है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के 5 लोग बैठकर ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो इससे बड़ा आइन का मजाक क्या है? मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये तो आप किसी, मेरा ख्याल, जो मूवी बना रहा हो या कोई मेरे ड्राइवर को भी पूछेंगे तो पता होगा कि जी आइन के अंदर ये चीज ऐसे तहरीर और ये ऐसे ही होनी है। बट इसको कौन रोक सकता है? इसको कौन पूछ सकता है? बिकॉज कहाँ तो वो आपने पहले कहा आलू टमाटर भिंडी के ऊपर सुओ मोटो हो जाता है, लेकिन जहां वायलेशन हो रही है, कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां कोई सुओ मोटो नहीं आ सकता, वहां कोई कलेक्टिव कॉन्शियस इकट्ठा नहीं हो सकता किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस हो, कि यू कांट डू दिस। देखिए इस वक्त तो एक फैसला भी is in field after Justice Jawad has passed that decision, तो अब तो all the more reason for superior judiciary to take some action। अगर ये 90 डेज से बियॉन्ड चला गया फिर तो बेशक 1 साल चला जाए, 10 साल चले जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज इट्स अ वायलेशन। सो जुडिशरी, जो कि जिसका रोल है अंडर आर्टिकल 199 एंड आर्टिकल 1843, जिसके तहत आप सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स, टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक श्योर कि एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है, आर्टिकल 199 में सिटीजन का वर्ड इस्तेमाल है, जिसमें भी रिसेंट तशरीह में बच्चे को भी डाला गया है मेरे ही केस में। सो इतना वो जबरदस्त आर्टिकल है, तो उसमें इन्फोर्समेंट के लिए जुडिशरी विल हैव टू स्टेप फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में जो आइन कहता है उसके मुताबिक हों। और आपने सवाल पूछा था किसका रोल है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वंस अगेन, बट जुडिशरी का ही रोल है, क्योंकि हम सारे उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप पिछले 8 से 10 महीने का मुआवजा कीजिए या मुआयना कीजिए, तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसने इलेक्शन असेंबली तोड़नी है, किसने वोट कहां देना है, किसने क्या करना है, सब जुडिशरी बता रही है। वंस अगेन, नॉट द मोस्ट डिजायरेबल एक्शन फॉर मी।
मेरे लिए तो बहुत अफसोस की बात है कि हमें जजेस को जाके ये पूछना पड़े, और उनके लिए भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वो हर दफा आके एक फैसला दें जिसके ऊपर लोग फिर तमस्कर उड़ाएं। अब जिस तरह जवाद साहब के फैसले के ऊपर बहुत सारे लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं, बट ही जस्ट merely stated the obvious, which is written in the Constitution of Pakistan. And similarly, we expect the same statement of obvious from the Supreme Court of Pakistan कि भाई बैठो और आप इलेक्शन लड़ो। और इस टाइम पे पॉलिटिकल साइड पे अगर देखा जाए तो इलेक्शंस के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल भी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मैं कल आई आई वाज स्पीकिंग टू दिस चैनल इन इंडिया, और मुझे मौका मिला आईएमएफ। अब आईएमएफ की पोजीशन में आप और मैं भी हूं, फर्ज करें, वैसे तो पाकिस्तान की जो हरकतें आईएमएफ के साथ रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस पर उनको हमें ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। बट नाउ ऑल द मोर रीजन कि द गवर्नमेंट दैट इज नेगोशिएटिंग विद द आईएमएफ हैज नो स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर 11 जमातें बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी स्टैंडिंग ही कोई नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि ये रजीम चेंज धोखे से आए, इस तरह आए, वैसे आए। So at this point in time, fresh mandate is very important, not only constitutionally, but politically as well. पॉलिटिकली, एथिकली, मॉरली इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो मुस्तकिल दौरों पे हैं, अमेरिका के दौरों पे हैं, और यूजुअली हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं है कि जब कोई फॉरेन मिनिस्टर बाहर से होके आता है तो वो कोई ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट में बताए कि क्या बातचीत हो रही है। यू नो, दे हैव टू टेक पीपल इनटू द कॉन्फिडेंस कि पॉलिसीज हमारी किस तरफ जा रही हैं। लेकिन ये 8-9 मंथ्स में देयर इज अ रेडियो साइलेंस, हमें नहीं पता वो वहां जाके क्या मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें क्या बातचीत हो रही है। इस पे नोबडी कैन आस्क हिम। क्या कोई नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछ सकता कि यू आर आंसरेबल टू अस? अगर पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है तो व्हाट इज गोइंग ऑन? बिकॉज एट द सेम टाइम हमें पता है टेररिज्म इज हार्बरिंग, लोग इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और जंग छिड़ने वाली है, बट वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है। तो क्या एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये हमारा राइट नहीं है टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट? देखिए जी, एब्सोल्युटली करेक्ट आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है। डेमोक्रेसीज में यही होता है कि ये जो अवाम के नुमाइंदगान है, दे आर आंसरेबल टू अस बिफोर एनीबडी एल्स। माय लोकल एमएनए और एमपी इज आंसरेबल टू मी कि भाई मैंने आपको वोट दिया, आप मुझे थ्रू सम फोरम बताएं। और वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस का तरीकाकार है, उसमें फिर जुडिशरी इज वन ऑर्गन। अब आप देखें हमारे सारे मामला फिर आगे जुडिशरी पे इसलिए आते हैं कि दैट इज द अल्टीमेट आर्बिटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो बिलावल साहब को भी किसी तरीके से अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं बिलावल साहब की इसलिए बहुत इज्जत करता हूं कि वो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं। एंड ये दोनों वो लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और ट्रू मानों में लोगों के लिए काम किया। अब उनका ग्रैंडसन जब लोगों को जवाब नहीं देगा, या एटलीस्ट मुझे और आपको ही नहीं पता फर्ज करें कि क्या हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आई हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन हिज लेजिटिमेसी। एंड सेकेंडली, व्हाट एग्जैक्टली इज ही डूइंग? वो जिसे पंजाबी में कहते हैं आनियां जानियां तो हम देख रहे हैं, बट हो क्या रहा है उसमें? दैट इज ऑल्सो माई मेरा इस्तेकाक है, मेरा हक है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक उनको जरूर बताना चाहिए कि वो क्या करके आ रहे हैं, एक्सेप्ट a few things are obvious कि वो क्या करके आ रहे हैं। तो नजर आ जाता है कि माशाल्लाह वेरी वेल ड्रेस्ड, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मोदी साहब को गुजरात का उन्होंने वो भी कह दिया, आई होप ही स्टिक्स टू इट, या जो भी। लेकिन इवेंचुअली मुझे ये बताएं कि मेरी इकोनॉमिकली पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या हुआ? पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स पर हमारी इज्जत है इस वक्त, अमेरिका के आगे जो हमारा नैरेटिव है, जो खान साहब ने फर्ज करें खराब किया है, उस पर आपने क्या किया? या आपने एग्जैक्टली हम ये पूछना चाहते हैं। मैं नहीं सुनना चाहता कि ही इज अ बुचर ऑफ गुजरात, बिकॉज आई नो आफ्टर maybe 10 or maybe 2-3 months we will be sitting with Narendra Modi, and in this day and age आप इस तरह नहीं बात करते। जो उस बचक बुचर और गुजरात होगा, बट आप इस तरह नहीं किसी को एड्रेस करते। We all know this is all populism, और ये सब politicians करते हैं, and it sells very well in the elections, but you know life is more than that now. अब उससे बात बढ़ गई भी है, लोगों को काफी अवेयरनेस मिल गई भी है। अब ये जो 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स तकरीबन गुजरे हैं, इसमें हमने एक पार्टी पे पर्टिकुलरली बड़ा क्रैकडाउन देखा है, पीटीआई पे। और इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल लाइक यू एंड मी कि हम लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, मतलब जो इस वक्त मुश्किल में है हमने उसी के साथ खड़े होना है। राइट और रॉन्ग, उनका बाहर निकलना भी हक है, उनका प्रोटेस्ट करना भी हक है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया हमने देखा है।
इसके बाद सेडिशन के पर्चे होते हैं उनके ऊपर, लोगों को घरों से उठाया जाता है, हरास किया जाता है। ये सारी सिचुएशन एक सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर हो रही है, किसी मार्शल लॉ में नहीं हो रही। डू यू थिंक कि इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है लॉफुली, लोगों के ऊपर बगावत के पर्चे करना, टेररिज्म के पर्चे करना, 50-50 FIRs, कोई कहीं है कोई कहीं है? व्हाट इज गोइंग ऑन? इट इज हाईली इनअप्रोप्रिएट। और मैं साथ साथ ये बात भी कहता चलूं कि बिफोर आई क्रिटिसाइज दिस, मैं ये क्रिटिसाइज करूंगा कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये काम अपने मुखालिफों के साथ किया था, सेडिशन और इन चीजों पे, दहशतगर्दी पे, वो भी इक्वली कंडेमनेबल है। गवर्नमेंट और कर। अब वही रूट जो है, ये पीडीएम अडॉप्ट कर रही है, जो कि अपेरेंटली पिछले 30-40 साल से हमारा ख्याल था सीख गए हैं या उनको समझ आ गई है। देखिए, 124A सेडिशन जो है, ये आउटडेटेड कानून है। इसके ऊपर हाईकोर्ट में चैलेंज है, जैसे शाहिद करीम केस सुन रहे हैं। ये कॉलोनियल लॉ था जो कि मुसलमानों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, गोरों में, कि जो बगावत पर उतर आता था। बगावत वर्ड इटसेल्फ आजकल की दौर में रेजोनेट ही नहीं करता। कौन सी बगावत मैं कर सकता हूँ? मैंने क्या बगावत करनी है इन 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 दिस डे एंड एज की, अपनी उसके रियासत के खिलाफ? दूसरी बात, दहशतगर्दी के ऊपर बड़ा क्लियर फैसला आ चुका है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का, कि बाबा ये कानून जो 1997 का बना था, ये इसलिए बना था कि आपने दहशतगर्द पकड़ने, मैं आम जबान में अगर समझाऊं, ये इसलिए नहीं बना था कि कल को साद रफीक को, इमरान खान को या किसी और पॉलिटिशियन को आपने पर्चे करके अंदर करना है। उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल एनमिटी, ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, दे डोंट क्वालिफाई एज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म अंडर सेक्शन 6। टेररिज्म का मतलब ये है कि जो दहशतगर्द है इन इट्स ट्रू सेंस, जिसको स्टेट को, जो एक पूरी पब्लिक को एक टेरर और थ्रेट में डालता है, आपने उसको पकड़ना है। उनको जब आप पकड़ते हैं तो आप उनको छोड़ देते हैं। अदालतों का वहां पर भी कसूर एक है जो हाईलाइट करने वाला है। बेनजीर भुट्टो केस में आपने 4 लोग पकड़े, चारों के चारों छोड़ दिए, और आप पुलिस ऑफिसर्स को आज तक ट्राई कर रहे हैं। सो मेरा सवाल कहने का ये है कि ये जो रविश है पॉलिटिशियंस को इस तरह ट्रीट करने की, उनके ऊपर इस किस्म के, शहबाज गिल साहब आपके सामने है, मुझे मौका मिला रिप्रेजेंट करने का, चौधरी फवाद साहब का भी रिसेंटली मैंने केस किया है, इमरान खान साहब के कम से कम दर्जनों केस हम कर रहे हैं। सिमिलरली ख्वाजा आसिफ साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मतलब इनन्यूमरेबल। इसका नुकसान ये होता है, एक तो वो लॉ अपनी एसेंस लूज कर देता है। अब इनमें से अगर कोई असल में खुदा ना खास्ता दहशतगर्द निकल आए तो ट्रस्ट में उसकी भी बेल हो जाएगी, तो क्योंकि पेशावर हर हाईकोर्ट ने एक जितने दहशतगर्द छोड़े हैं वो हमें भूलते एग्जैक्ट हैं और हमें ये याद है। एग्जैक्ट। अब इस वक्त जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जब भी बगावत का पर्चा, ये सेडिशन, बगावत, ये एक ही चीज है, फिर दहशतगर्दी, फिर म्यूटनी, ये सब पर्चे होंगे तो इनका मतलब ये है कि दिस इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नाउ दिस इज वेरी सैड। आई डोंट एग्री विद दीज ऑफेंसेस इन द फर्स्ट प्लेस। आजकल कोई ऐसा दौर नहीं है जो किसी के खिलाफ बगावत कर ले, या इतने बड़े इदारे के अंदर म्यूटनी कराना आसान काम है। तो इस किस्म की चीजें जब आप एक पढ़े लिखे लोगों पे चार्ज करेंगे, उनका इफेक्ट ये होगा कि एक तो वो हीरो बनेंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हीरो नहीं बनना चाहिए, वो सब हीरो बन के बाहर आ रहे हैं। जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना था, आप इस तरफ से एक करप्ट आदमी डालते थे, दूसरी तरफ से वजीर बन के निकलता था, और अगर एग्जैक्टली। वो ज्यादा करप्ट होता था तो वजीर आजम बन के निकलता था। तो मेरा सवाल ये है कि आप खुदारा इन कवानीन को, जिस तरह ब्लास्फेमी मिसयूज हुआ है, जिस तरह ये सारे कवानीन मिसयूज हुए हैं, इनकी रियल एसेंस को मत मारें, वरना इवेंचुअली दहशतगर्द जो है वो इस मुल्क में दंदराता फिरेगा, बिकॉज ही नोज कि मैं सेक्शन 780A का पर्चा होगा तो अपनी क्या होगा? एफआईआर वो करवा लूंगा। फिर आपकी हर एफआईआर आजकल सस्पेंड हो रही है या सेटिसाइड हो रही है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक ही इशू पर एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। आप उस पर 12-12 करें। शहबाज गिल पे 2 दर्जन पर्चे हैं, फवाद साहब पे मेरे ख्याल को 4-5 उन पे हो गए हैं, फरूख जो था वो हबीब, उस पर पर्चे हो गए हैं, इमरान खान पर एक ही तरह के पता नहीं कितने पर्चे हो गए हैं। What purpose is it serving except the fact कि ये लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं? By the way, PTI was never trained for this. Now you are actually training them to combat you. बाकी तो हर तरह आपको combat कर चुके हैं। अब आप उनके अंदर जो छोटा मोटा वो बदमाशी का आंसर था वो भी डाल रहे हैं, ताकि ये पक्के तौर पे आपको वाइप आउट करें। इससे तो और मतलब आप, मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज। अहमद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जी, और अब वो जो एक बैरियर था जो जरूरी होता है थोड़ा सा सैनिटी प्रिवेल करने के लिए, अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्रॉस हो रहा है। बिकॉज देन यू कांट कंट्रोल द सोशल मीडिया, यू कांट कंट्रोल अ वर्कर ऑफ अ पार्टी, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आपके लीडर के साथ हो क्या रहा है बेसिकली। सो मिस यूज ऑफ अ लॉ जब वो लैश बैक करता है तो मेरा ख्याल है वो अपना असर ही जाया कर देता है। दिस इज हाउ आई ऑफ सी। कोर्स, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। ये बताइए कि एक मुल्क में सुओ मोटो एक जुडिशरी लेती है
तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे हेल्थ इश्यूज पे ले लिए, किसी हॉस्पिटल के विजिट हमने चीफ जस्टिस को करते देखा, रेडी वालों के पास जाते देखा। मतलब वो चीजें जो ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, हमारे जैसे मुल्क में वो भी जस्टिफाई हो जाती हैं कि कोई और नहीं देख रहा तो चले चीफ जस्टिस ने देख लिया। लेकिन कहाँ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज करा सक रहे हैं, कहाँ पे इतने सारे बेचारे सिर्फ जो एहसास प्रोग्राम की वजह से रेडी वाले खड़े हुए थे उनको रातों रात मार के वहां से भगा दिया गया। मतलब सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं ये सारी, छोड़ दें कौन सी गवर्नमेंट ने किया था। यहाँ पे फिर सुओ मोटो क्यों नहीं आता, फिर यहाँ क्यों रिलक्टेंट? देखिए देखिए, अगर आपने सुओ मोटो जो पावर्स हैं जिनसे इनहेरेंटली मैं डिसएग्री करता हूँ, सुओ मोटो पावर्स अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, और अगर हैं तो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 7 से 8 जज कंसेंसस करें कि इस इशू पर हमने सुओ मोटो लेना है। अभी एक शख्स की ये पावर है जो whosoever is the चीफ जस्टिस। अब जिस तरह एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस बहुत समझदार आदमी है, एक डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें ऐसे चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं जो सुबह उठ के कहें जी कि किसी खातून की एक शराब की बोतल निकली थी तो डाल के और सुओ मोटो ले लिया गया था। इस किस्म के मजाक भी बनते हैं। सवाल ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द एपिक स्पोर्ट ऑफ दिस कंट्री bogs itself down into such frivolous issues। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आपने उसको कहा कि उसके कन्फाइन जोन के रूल्स तय हों, कि इस मुल्क में किन किन चीजों पे सुओ मोटो नहीं हुआ। हाँ, आपने सुओ मोटो लेना है, किसी गरीब को, किसी को खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा जुल्म हुआ है जो कि यू वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट, जरूर लें। लेकिन अब आप पटवारियों के ऊपर और आलू टमाटर के रेट और इन चीजों पे चले जाएंगे जो कि हमारी अब लेगेसी बन चुकी है, जो कि शुक्र है इन चीफ जस्टिस साहब ने नहीं की। लेकिन इंसाफ लेने में इस मुल्क का सिटिंग वजीर, एक्स वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम भी मेरा ख्याल है किसी स्टेज पर वो भी इंसाफ ही ले रहा है बेचारा। वो तो शुक्र है नैब अमेंडमेंट्स हो गई तो उनको इंसाफ मिल गया, खुद आके लिया। उसके अलावा तो हर वजीर आजम इंसाफ मांग रहा है। तो इस चीज को आई थिंक फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है। एक पब्लिक का सवाल है कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो मुझे कैसे मिल सकता है? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इट मे साउंड वेरी सिंपल बट इट्स नॉट दैट सिंपल। आप खुद कभी अदालतों में जाके देखिए, हम तो सारा दिन वहां होते हैं तो हमें आइडिया और उस तरह नहीं है, बट अ कॉमन मैन जब वो अदालत में आता है तो उसकी जो शक्ल बनी होती है आप सोच नहीं सकते। आज मेरे से एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने गिला किया कि यार आप वकील अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म होता है अदालतों में। एंड आई हैड नो आंसर टू इट बिकॉज जो उसके एक्सपीरियंसेस थे वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। दे लेड हिम टू सॉर्ट ऑफ दे लीड हिम टू कंक्लूड कि ये वाली बात ऐसे है। तो वही वाली आप बात, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि सो मोटो अगर आपने लेना है तो उसकी बेसिस है हजरत उमर का जो प्रिंसिपल है। बिकॉज उमर रिफॉर्म्स जो है बड़ी दुनिया में मशहूर रिफॉर्म्स है, और वो क्या है कि अगर दरियाए फरात के किनारे पे कोई कुत्ता या कोई शख्स भी भूखा सो गया तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर मैंने कोई कपड़ा भी पहना हुआ है तो एवरीबडी इज अ राइट टू क्वेश्चन मी। ये दो प्रिंसिपल्स हैं। अब इन दो प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करके देख लें, पिछले 10-15 में से 1-2 सो मोटो छोड़ के कौन सा सो मोटो इस प्रिंसिपल पर हुआ है? तो वो अहमद, सारे आपने अजीब सो हुकूमत मोटो की हैं। बात की तो उस जमाने में तो एक काजी उल कुज़ात होता था जिसकी रिट चलती थी, और एक खलीफा होता था। अब अगर इसको इस दौर में ले आए और अगर हम देखें कि हमारी गवर्नमेंट तो इस वक्त बिल्कुल फारिग हो चुकी है, वो डिलीवर ही नहीं कर सक रही। देयर इज नो गवर्नेंस, देयर इज नो रिट। तो मैं सुओ मोटो के हक में नहीं हूँ, यू आर राइट कि उसका ये काम नहीं है। बट वेयर डू वी गो एज अ पीपल, एज अ सिटीजन, वेयर डू वी गो फॉर व्हाट वी वांट? जो हमारा हक है, जो हमें रोजाना की बेसिस पे डजेस पड़ रही हैं, कभी कोई चीज होल्ड हो जाती है, कभी किसी चीज का फुकदान हो जाता है, एक आम सिटीजन किधर जाए? देखिए, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाली बात है कि अगर बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी तो हम मैच जीत गए, अगर बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं की तो फिर हम ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे बॉलर्स ने क्या किया, फील्डर्स ने क्या किया, या बाकियों ने क्या किया। सिमिलरली, अगर सो मोटो हो गया और एक चीज में इंसाफ मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी में मिलेगा, बल्कि 90% चांस है कि नहीं मिलेगा। बिकॉज एग्जीक्यूटिव जो है वो काम छोड़ देती है, उसको पता है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो हम वी विल बी अंडर अ सवेयर चेक बाय द जुडिशरी। तो वो कहते हैं यार ठीक है, जो एग्जांपल बनती है वो केस बन जाए, बाकी ऐसे चले। आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको अपनी लोअर कोर्ट सबसे पहले रिफॉर्म करनी है, जहां पर मैं आप सबसे पहले जाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी जुबान में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी बोलते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता अनलेस के चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस लें। मैंने तो जाना है सिविल जज और एक एडिशनल सेशन जज की अदालत में। वहां पर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मेरा ख्याल है ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस प्रोविंस के चीफ जस्टिस का रोल है जो उसने ठीक करना है। दूसरा, आप जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनको नीचे वाले लेवल से उनको स्ट्रक्चर करके ठीक करते हैं। अगर आप इस तरह की सजाएं देते रहेंगे, एक आधे केस में एक आधी सजा हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उस केस में बल्कि 90% ऑफ द टाइम्स कई दफा गलत सजा हो जाती है, उस बंदे का बस राइट ऑफ अपील भी नहीं होता। और अगर उस शख्स के अंदर इन्फ्लुएंस मौजूद है टू सॉर्ट ऑफ रिले हिज मैसेज टू द चीफ जस्टिस, उस लेट्स से मैं चीफ जस्टिस हूं और मेरे सामने एक ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मैं ऑटोमेटिकली उसको ले लूंगा, बट वो वहां तक पहुंचाना भी आपके मेरे हर आदमी के बस में नहीं है। देखिए ना, ये सारा सिस्टम जो है ये एक नेगेटिव आर्टिफिस पे खड़ा हुआ है। अगर आपने करना है तो ये होना चाहिए कि जिस तरह मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, किसी भी महजब माशरे में के मुल्क में हूँ, तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे पता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लंदन में a bus driver misbehaved with me. I filed a complaint within 2 days. Within 2 days, I had the answer. Now, ये जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ये पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं सबसे पहले ढूंढूंगा यार मेरा कोई तगड़ा दोस्त मुझे मिले जो चीफ जस्टिस साहब को जाके मेरी बात कर दे, या आईजी साहब को मेरी बात बता दे, वो फिर मेरा इशू टेकअप कर ले और फिर मुझे सिफारिश पर रिलीफ मिले। मुझे अपनी इंस्टेंस, बी इट पुलिस station, court, or an executive department, I am very sure that I will not get justice there. ये चीज ठीक करने की जरूरत, ये मैं बार बार कहता हूँ, अदालतों की चीज और खराब रही है, ये हमारे पॉलिटिशियंस ने एक का करना है कि इस चीज को हमने ठीक करना है। राइट, लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि ये जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है इसकी वजह से आम आदमी के केसेस तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सब कुछ हाईजैक हो गया टू द एलीट, इस वक्त सिर्फ एलीट्स की जंग चल रही है अदालतों में? सारे केसेस की नेचर है, उसमें कॉमन आदमी का केस तो नहीं है। अगर आज भी एक बंदे का मर्डर ट्रायल है तो वो 8-8 साल, 6-6 साल, 5-5 साल चल रहा है। आज भी अगर हमें कुछ सिविल केस में एंगेज करता है तो मेरे से 2 सवाल पूछते हैं, आप बिक तो नहीं जाएंगे, और क्या ये 2 साल, ये 2 साल में, 1.5 साल में मेरा केस का फैसला हो जाएगा? तो ये है वो रियल टेस्ट द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ये नहीं है कि मैं और मैं कहूं जी कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो ये हो रहा है या फलाना हो रहा है, दीज आर नॉट द बेंचमार्क्स, ये कोई हमारी वो चीजें डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया नहीं है कि मुल्क में इंसाफ है कि नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि कॉमन आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, और जब नहीं मिलेगा तो वो इवेंचुअली ऐसी हरकतें करेगा जो कि पाकिस्तान के लॉन्गर नुकसानदेह होंगी, जो कि हमारी पॉलिटिकल क्लास भी रियलाइज नहीं कर रही। और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए मैं हर प्रोग्राम एक मैसेज देता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कितनी बड़ी पोजीशन है। पार्लियामेंट इज सॉवरन, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी, हमारी पार्लियामेंट भी बंदे ढूंढ रही होती है कि हमारी सिफारिशें करवा दें। और यू नो, अगर आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ देखना है तो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन। So you have to understand कि what power is vested in you by virtue of the Constitution of Pakistan. Exercise that, flex your muscle, and be a true representative of the people of Pakistan. ये नहीं हो सकता कि आप जुडिशरी के पीछे छुप जाएं, कभी कभी फौजियों को ढूंढ रहे हैं, कभी आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बाबा, आप खुद इलेक्टेड आदमी है, तो जब तक नहीं होगा तो ये मसाइल का हल हमें नहीं मिल सकता। अच्छा, जाते जाते बता दें कि ये जो टिकट्स चलते हैं, जस्टिसेस ने ये कहा वो कहा, ये चलने चाहिए? मेरा ख्याल आपका दिल है कि मैं भी अब जल्दी जर्नलिज्म ज्वाइन कर लूं, मेरा लाइसेंस तो आपने सुबह सस्पेंड करवा देना। नहीं चलना चाहिए जी। आई थिंक जुडिशरी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी अलाउ नहीं करता। अगर आप सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ें तो मेरा तो ख्याल है कि दे कैन नॉट इवन इंटरैक्ट विद मीडिया। कोर्टों में खड़े होकर मीडिया की रिपोर्टिंग जो है, मैं उसके भी बुनियादी तौर पर खिलाफ हूँ। उसका नुकसान ये होता है कि जिस तरह अभी कल परसों ही वजीर आजम साहब का जुनेजो साहब के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जिसको बिल्कुल और तरह कोट किया गया, तो आज अटॉर्नी जनरल ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी है। तो जब आप मीडिया का एक बंदा जो कि हाथ से लिख रहा है उसको रिपोर्ट करता है, तो उसके पास बहुत रूम है जो मर्जी कह दे, जिसमें जजेस जो हैं उनकी जो ट्रू बात की गई होती है वो बाहर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि इट शुड नॉट बी, यू कैन रिपोर्ट इट, बट दैट रिपोर्टिंग शुड बी डन वेरी कॉन्शियसली एंड कॉशियसली। और इस पे हमारे पेमरा का लॉ बड़ा क्लियर है कि फेयर जर्नलिस्टिक पोजीशन लेंगे आप एक ऑनगोइंग मैटर में, और एक सबजुडिस मैटर जो होता है उस पर आप फेयर कमेंट कर सकते हैं। तो उससे बाहर जब आप जाएंगे तो फिर तमाशे होंगे। थैंक यू सो मच अहमद, और मैं आपको बज करती रहूंगी व्हेनेवर वी हैव क्वेश्चंस, बिकॉज आजकल तो सारे क्वेश्चंस ही लीगल पैरामीटर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सो मच, ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू। थैंक यू जी, ऑलवेज अ प्लेजर।